जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। ये फुल टेस्ट है। इसमें हम PYQ प्लस मॉडल क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस करके कवर करेंगे विद इन 41 मिनट। दोस्तों, ये सिर्फ कहने के लिए 100 क्वेश्चन है। डिटेल में दोस्तों हम 200 से 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवल 41 मिनट में। तो ये क्लास आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण कोट के साथ। अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर कीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, जिस प्रश्न का जवाब आपको पता हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, गाजियाबाद में यूपी का पहला पुलिस म्यूजियम स्थित है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष प्रभावी हुई थी? दोस्तों, किस वर्ष प्रभावित हुई थी? ऑप्शन सी करेक्ट है, 2016 में, ठीक है। और यह संहिता 11 फरवरी 2016 से प्रभावी हुई है। अगर डेट भी पूछे तो आपको याद रखना 11 फरवरी। अगला प्रश्न, बटेश्वर मेला की बात हो रही है जो पशुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यूपी के किस जिले में आयोजित होती है? दोस्तों बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, आगरा में। तो आगरा का जो बटेश्वर मेला है दोस्तों, ऊंटों के मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1983 में। और यहां पे हुआ क्या था? 1983 में पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर महानिदेशक पद बना था। कब? 1983 में। प्रश्न बन सकता है आपसे। अगला प्रश्न, यूपी का कौन सा क्षेत्र यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, ये है ऑप्शन बी करेक्ट, ललितपुर। और ललितपुर यूरेनियम के साथ साथ तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में भी फेमस है, ठीक है, वहां पे भी पूछा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभूमि में, ठीक है। यहाँ पे 108 दीपक सर पे रख के ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी की बात हो रही है। चकबंदी योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कब? 1954 में, ठीक है। मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको याद रख के एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा में, ठीक है। तो आगरा में मुगल काल से इस उत्सव का परंपरा चल रहा है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। 1887 में स्थापित हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और ये यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और आपको बताना है इसमें ऑप्शन सी, कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य लखनऊ और न्यायिक कार्य कहाँ से होते हैं? प्रयागराज से, ठीक है। जो प्रशासनिक कार्य है वो लखनऊ से और न्यायिक कार्य प्रयागराज से, ठीक है। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, स्टेट पीसीएस का फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुरादाबाद को, ठीक है। याद रखेंगे, मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा यानी मोट्टो क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रख के ही जाना है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। तो ये यूपी पुलिस का ध्येय वाक्य है। ऐसे भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला प्रश्न, कर्मा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है?
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, खरवार। ठीक है, तो खरवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पे रहती है? सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर कीजिए, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बांदा जिले में। ठीक है, याद रखेंगे, बांदा जिला हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, यूपी में कंप्यूटर सहायता प्राप्त पुलिंग, ठीक है, पुलिसिंग है यहाँ पे दोस्तों, सीसीटीएनएस का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे सीसीटीएनएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम होगा इसका फुल फॉर्म, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको याद रख के ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों बताइए कहां पे लगता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बहराइच में। ठीक है, तो बहराइच में हजरत गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह पर यह लगता है, आपको याद रख के ही एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1903 में कहां पे स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये देवरिया प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, आपको ये भी याद रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और भारत की पहली चीनी मिल भी यहीं पे लगी थी इसी के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के ये पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बताइए, ये तो आपको पता होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्या है? बिरहा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, दिए गए ऑप्शन की बात हो रही है इनमें से। ठीक है, तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय गीत है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 2017 में। ठीक है, तो महिला सुरक्षा हेतु मार्च 2017 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, अब आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस लिया था? बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, चौरा चौरी कांड के बाद। ठीक है, तो गोरखपुर के पास हिंसक घटना हो गई थी इस आंदोलन के दौरान, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123, और राज्यपाल की बात होगी दोस्तों 213 हो जाएगा, लेकिन यहां राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कब? 1887 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो बड़ा सिंपल हो गया है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट भी देखने को मिलता है और आर्टिकल 32 भी देखने को मिलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक उपचार और संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और ये अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 103 के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए इसको।
क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस का मतलब किसे कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मतलब सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों राजीव गांधी थे। और ये घटना हुई थी, मतलब ये संशोधन हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को मुख्य रूप से किससे संबंधित था? बताइए किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और जो कैग क्या पद है, तो दोस्तों अनुच्छेद 148 याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल को, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दयाराम, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं दयाराम बोल रहा हूं ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये भी बात आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान है? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 17, याद रखेंगे। इसमें छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1943 में। ठीक है, तो सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी, कब? 1943 में। कहां पे? सिंगापुर में। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों किसे करता है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में ये कहानी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था और किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों दोनों बातें अलग अलग हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकप्रिय बनाया किसने? भगत सिंह ने। ठीक है, किसने दिया था आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, नारा दिया था हसरत मोहानी ने। ठीक है, ये नारा किसने लिखा था? हसरत मोहानी। और इसको फेमस किसने किया? तो दोस्तों भगत सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो दोस्तों ये डीपीएसपी की बातें हो रही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। डीपीएसपी मतलब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? बताइए किनके बीच हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, याद रखेंगे। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में पूना पैक्ट, और इस पैक्ट को कम्युनल अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें बात क्या थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में, ठीक है, अपना प्रस्ताव रख रहे थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके जगह पर सीटें आरक्षित की गई थी, ये उसका कंक्लूजन था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल भी जान लीजिए, क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है पंचायती राज से, और 12वीं किससे है? म्युनिसिपैलिटी से, याद रखेंगे। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था, और इसमें अगर सब्जेक्ट पूछ लिया जाए तो दोस्तों 29 विषय हैं, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी जितनी बातें मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो दोस्तों ये तो विश्व प्रसिद्ध नारा है ना, बताइए ऑप्शन सी है ना, करो या मरो। और क्विट इंडिया मूवमेंट किस डेट को स्टार्ट हुआ था? ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। और बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। और 40वां प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों कितने? 12, ठीक है। किस किस क्षेत्र में, आप ये भी याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, ये तो अभी विवादों में था, तो दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अरावली, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि जो 100 मीटर से नीचे हाइट के पर्वत हैं उन्हें पर्वत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, अरावली के 93% जो पर्वत थे वो इसी कैटेगरी में आ गए, मतलब अरावली को साफ करने की बात हो रही थी। बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला इसके बाद से, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में 8 नवंबर 2016 को हुए डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा होगा 2024-25 के दौरान ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन थे दोस्तों? उर्जित पटेल जी थे, ठीक है। उर्जित पटेल सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक गवर्नर थे, ये भी आपको याद रखना है। कब से? सितंबर 2016 से 2018 तक। ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों मैंने क्रांतियां, भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित आज ही एक लेक्चर अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड के जनक या फिर भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, याद रखेंगे, और इसको हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पाक जलडब्रू मध्य की बात हो रही है, पाक स्ट्रेट, ये किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये गलत बात है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि और संबंधित गतिविधियों से, ठीक है। और देखिए अभी पेट के एग्जाम में एक प्रश्न बना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों कौन है? प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो कृषि और संबंधित गतिविधियां हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था, पेपर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 7वां स्थान है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान किन दो मूल्य वर्गों के नोटों को कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया था? तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। तो ये 500 और 1000 के नोट क्या हो गए थे? जो अर्थव्यवस्था है उसमें चलन से बाहर हो गए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या है? भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से? तो दोस्तों बड़ा सिंपल हो गया ये, है ना। अगर आपने क्लास लिया होगा तो मछली मैंने आपको बताया था, नीली मछली करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न बने कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके जनक कौन थे? तो दोस्तों हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, तो ये है पामीर का पठार, ठीक है। तो पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित एक विशाल पठार है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न जीएसटी के बारे में है। जीएसटी
भारत में कब से लागू किया गया? देखिए आपको पता तो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब से लागू किया गया ये डेट आपको याद है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और ये किस प्रकार का टैक्स है? तो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्यों लाया गया देश में? क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वहां हर एक बात से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल को। ठीक है, तो केरल में काली मिर्च हुआ, इलायची हुआ, इनका उत्पादन बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इलायची में तो केरल प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत में मसालों का बगीचा। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? ये तो हम सबको पता है, सरकार क्या चाहती थी? काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ज्योग्राफी, विश्व ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। ठीक है, किसको? स्ट्रोम्बोली को। यह इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस द्वीप पे है दोस्तों? इटली के लिपारी द्वीप पे। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे बने तो आपको याद रखना है। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जैसे परंपरागत रूप से तो पहले से चला आ रहा है पश्चिम बंगाल, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में टॉप किया है। तो अगर वर्तमान आंकड़े देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और पुराने आंकड़े देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसलिए ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश अभी के लिए राइट है। ठीक है, और पहले के लिए पश्चिम बंगाल सही था। चलिए देखिए, हर एक जगह पे हम अपडेटेड आंकड़े भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एकदम बिल्कुल अच्छा करके आए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, गंगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जूट से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और भारत विश्व में जूट का शीर्ष उत्पादक है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा भी जाएगा। प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर पूछ ले रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है, तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर के तटों पे जो ज्वालामुखी फटता है जिसकी वजह से आग दिखाई देता है, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में ही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनाईमुडी। ठीक है, अगर पूछ ले दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो डोडा बेट्टा हो जाएगा जो नीलगिरी पर्वत पे है, लेकिन प्रथम स्थान पे अनाईमुडी है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये ग्रामीण और कृषि ऋण को, मतलब कृषि ऋण देने के लिए, और ये 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पे स्थापित की गई थी। कब दोस्तों? 12 जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे 12 जुलाई 1982, डेट भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है वॉशिंग सोडा यानी डिटर्जेंट की बात हो रही है, का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार पीसीएस दोनों में पूछा गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। मैं यहाँ पे लिख दूं Na2
CO3, ठीक है। ये है वॉशिंग सोडा का सूत्र, ठीक है। और बेकिंग सोडा में क्या होता है दोस्तों, इसमें बाइकार्बोनेट हो जाता है बेकिंग सोडा में, ठीक है। और ये है वॉशिंग सोडा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। पौधे इसे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, वही फिर से कहाँ पे जाता है, प्राइमरी लेवल कंज्यूमर में, फिर उसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे चलता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये PCS में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खगोलीय दूरी की, ठीक है। याद रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग इक्वल होता है। 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है दोस्तों, ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत वायुमंडल की किस ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और हमें ये ओजोन विकिरण से, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत की जो मतलब मेजरमेंट होता है, उसका इकाई होता है डॉप्सन यूनिट। ये भी याद रखना है। 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। और फारेनहाइट में पूछ ले तो 98.6, ठीक है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, याद रखेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस भी और फारेनहाइट में भी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन 1973 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी करेक्ट है, वृक्षों की कटाई को रोकना, ठीक है। और इसके जो प्रणेता थे या जनक थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ठीक है। कितना? 78%। कितना दोस्तों? 78%, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कर्वी नामक रोग होता है। किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में, आंवला में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपसे दिवस के ऊपर प्रश्न बनेगा तो दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, 11 जुलाई को, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या? 11 जुलाई। जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता के लिए 1989 में यह शुरू किया गया था। कब दोस्तों? 1989 में। एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, 1989 में ही दोस्तों क्या हुआ था, उर्दू को उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन को मापने की मतलब जो इकाई है वो क्या है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, डेसिबल यूज होता है ना, कि इतने डेसिबल तक नॉइज गया, ठीक है। तो 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ऐसा एग्जाम में प्रश्न बने तो 85 डेसिबल के ऊपर की ध्वनियां क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न, भारी जल के बारे में प्रश्न है दोस्तों, इसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ठीक है। और H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर बात हो रही है, इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह गैस उष्मा को वायुमंडल में रोककर तापमान बढ़ाती है और इसका होना भी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो दोस्तों बर्फ जमने जैसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी करेक्ट है, विटामिन के, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए दोस्तों तो शरीर में अगर कहीं कट लगा ना तो खून बहता जाएगा, तो उसको हम हीमोफीलिया नामक बीमारी भी कह देंगे, ठीक है। इसलिए आप इसका आंसर याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को, ठीक है। आजकल आप सुने होंगे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो ये है
क्या? भविष्य का ईंधन। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर जब ये जलता है ना हाइड्रोजन, ठीक है, तो क्या होता है, केवल जलवाष्प छोड़ता है और इससे शून्य प्रदूषण फैलता है, इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। याद रखेंगे, महाराष्ट्र के नागपुर में पर्यावरण संरक्षण पर शोध के लिए ये स्थापित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जितने भी प्रश्न आपके लिए यहाँ लाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट आते रहें तो आप आज ही वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट भी बनना है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल दरोगा के लिए टेस्ट आ रहे हैं, स्टैटिक जीके भी आ रहे हैं, उनमें भी आप अपनी रुचि दिखाइए, पढ़िए, तभी आपके टेस्ट अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों, यकृत। ठीक है, तो यकृत शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, जितनी बातें मैं बोल रहा हूं सब आप ध्यान से अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये गैसें क्या करती हैं, जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, और जब ये दीवारों पर मतलब पेंटिंग पे गिरती हैं तो दोस्तों ये उसको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बढ़ता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन से क्रिया करेगा Fe2O3। ठीक है, ये आप अयस्क बना लेगा लोहा। ठीक है, और ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो भार बढ़ता है। ये पीसीएस का भी प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने ये प्रोटोकॉल मतलब इसके ऊपर हस्ताक्षरित कब हुआ था, तो दोस्तों 1997 में। ठीक है, ये एक संधि हुई थी क्लाइमेट चेंज को उसके ऊपर कंसर्न दिखाने और उसको रोकथाम से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइए। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बैगनी, और इसी की वजह से हमें क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने 80 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके वहां से कर लिए। अब हम देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं। यहां पे देखिए पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2025-26 की दौड़ में प्रमुखता से देखा गया है? मतलब मिला नहीं है, देखा गया है, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बहुत सम्मान मिला है। कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। और एप्स्टीन फाइल के एक ईमेल में उनका नाम भी देखने को मिल रहा है। तो देश आजकल उनके ऊपर नजर गड़ाए हुई है। कहीं जो ये एप्स्टीन फाइल खुला है, ठीक है, जिसमें मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके घटिया कृत्य उसमें सामने आए हैं, कहीं हमारे मोदी जी भी सम्मिलित नहीं है ना। तो ऐसी चिंता मतलब ऐसी आशंका है लोगों को, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, साधु संत महात्मा आदमी है वो। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। साइबर अपराध की बात हो रही है दोस्तों। साइबर क्राइम के मामले में दी जाने वाली सजा और जुर्माने का मुख्य प्रावधान किस कानून के तहत है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें एक सेक्शन है दोस्तों 66F। ये मैंने आपको अधिनियम में करा रखा है 66F, और इसका इंपॉर्टेंस भी बता रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी के अंतर्गत साइबर आतंक, साइबर क्राइम मतलब उसके अंतर्गत दंड वगैरह का प्रावधान है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो दोस्तों किस देश द्वारा की गई है? ऑप्शन सी करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, तो 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका इसके मेजबान रहे हैं G20 के, याद रखना है। उसके बाद है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?
तो दोस्तों बताइए अब कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो जो पहले कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। 2019 के संशोधन के बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष घटा के किया गया है। ये भी आपको याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न बने कि इनका कार्यकाल कब घटाया गया, तो 2019 का एक संशोधन हुआ, उसके बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष का किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कतर देश की राजधानी, वहां चलने वाली मुद्रा का सही युग्म आपको बताना है। बताइए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दोहा रियाल। ठीक है, क्या है दोस्तों ये राजधानी और वहां चलने वाली मुद्रा का सही युग्म है। स्टैटिक जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे जो न्यूज में है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स, जिसका पूर्व नाम ट्विटर था, इसके वर्तमान मालिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि एलन मस्क। ठीक है, याद रखेंगे, और इनका भी नाम एपिस्टीन फाइल में आया है। ठीक है चलिए बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न पे। फिशिंग साइबर अपराध की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों फिशिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, कई शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा चोरी और धोखाधड़ी से ये संबंधित है। ठीक है, तो इसमें नकली लिंक भेजकर व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं लोग, चुरा लेते हैं, इसको हम फिशिंग के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2025-26 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, तो बताइए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी कि एम एस स्वामीनाथन भी, कर्पूरी ठाकुर भी, लाल कृष्ण आडवाणी भी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये 2025 की बात है और उसमें इनको सम्मानित इन लोगों को किया जा चुका है। अगला प्रश्न, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था। बताइए, ये पुराना तो है लेकिन बहुत सॉलिड क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और उसी ऑपरेशन के अंतर्गत क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो बच्चे थे उधर फंसे हुए, उन्होंने भी भारतीय तिरंगा लेकर अपनी जान बचाई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत चर्चा में है इसलिए ये प्रश्न आपसे बन सकता है। बताइए, ऑप्शन सी करेक्ट है, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा के स्विस में मानवाधिकारों का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, तो याद रखेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, न्यू शेकेल। ठीक है, याद रखेंगे क्या है, न्यू शेकेल। इजराइल हमास युद्ध के कारण वहां की मुद्रा चर्चा में है, आपसे ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ओटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों ओटीपी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, वन टाइम पासवर्ड होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो दोस्तों किसे किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रणबीर कपूर को। ठीक है, तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024-25 में रणबीर कपूर को मिला था और फिल्म क्या था, एनिमल, है ना। तो एनिमल के लिए रणबीर कपूर को ये पुरस्कार मिला था, उसमें जो उसने वाइल्ड एक्टिंग करी थी उसके लिए। ठीक है, सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं यानी फेक न्यूज को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई यूनिट गठित की है। बताइए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, फैक्ट चेक यूनिट। ठीक है, याद रखेंगे, आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जापान की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है, डायट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो विश्व स्तर पे मतलब देश चर्चा में रहे हैं, जगह चर्चा में रहा है, उनके ऊपर प्रश्न है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब से मनाया जा रहा है तो ये 1948 से मनाया जा रहा है। कब से दोस्तों, 1948 से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इंटरपोल का मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस
सहयोग सुनिश्चित करता है कहां पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लियोन फ्रांस में। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो लियोन फ्रांस भारत की ओर से सीबीआई इसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा, ठीक है, जो ई रूपी है, का तकनीकी आधार क्या है? तो दोस्तों इसका तकनीकी आधार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। यह एक डिजिटल टोकन है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, जो भारतीय सिनेमा में योगदान हेतु इनको मिला है। ठीक है, 2024-25 का। अगला और आज का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न, साइबर अपराध की रिपोर्ट के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया नेशनल हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने हेतु 1930 डायल करें। ठीक है, इस तरह से हमने दोस्तों टेस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं आपसे बोलूंगा ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट के लिए, कंटेंट के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल के लिए आप अभी जीएस फोकस फैमिली से जुड़िए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी आपने देखा टेस्ट के दौरान 100 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए थे, आपने कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपने सीख लिया है ना, हर एक क्वेश्चन के डिटेल में जाके। इसलिए कहते हैं क्वालिटी कंटेंट को फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, और बहुत सारे स्टैटिक जी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी पे धार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।